देखिए, डिपेंडेंसी इतनी जल्दी तो अमेरिका से खत्म नहीं हो सकती। एक बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बात बताऊं, गजा के लोगों को मिस्र नहीं शिफ्ट कराएंगे। उसकी वजह, जिस दिन गजा के 20 से 25 लाख लोग मिस्र में आ गए, उस दिन गजा पर दावा ही खत्म हो जाएगा। गजा खत्म। ये सारी वर्चस्व की लड़ाई है, गलबे की लड़ाई है। नमस्ते, मेरा नाम है दिव्यांशु। लाइव हिंदुस्तान के न्यूज रूम में आपका स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान खान जी। नमस्कार। कतर पर हमले के बाद से ऐसा लग रहा है कि जो मुस्लिम देश हैं वो अब एक दूसरे के तरफ आकर्षित होने लगे हैं, या यूं कहें कि गजा को लेकर जब अब उनकी जो मांग है, जो उनकी सोच है, वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा था किस तरीके से तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोगन की तरफ से बयान आया था यरूशलेम को लेकर, और उसके बाद इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने उसी अग्रेशन के साथ जवाब भी दिया था, और ऐसा लगा कि जैसे इस्राएल की दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। अब इसके बाद से मिस्र की तरफ से भी अब ऐसी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं मानो कुछ ही दिन में मिस्र खुद इस्राएल के साथ कहीं भिड़ न जाए। लगातार जो राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी हैं, उनकी तरफ से ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस्राएल की मंशा पर पानी फेर रहे हैं। दूसरी तरफ मिसाइलें मिस्र तैनात कर रहा है बॉर्डर से सटे इलाकों में, सीमावर्ती इलाकों में। ध्यान रखिएगा, ये वही मिस्र है जो अभी तक बहुत शांत दिखाई दे रहा था, केवल बयानबाजी का दौर चल रहा था। इसीलिए जो लोग हैं उनकी तरफ से कहीं ना कहीं ये सोच होने लगी है कि भाई ये अचानक से क्यों रुख बदल रहा है। क्या मिस्र खुद, ऐसा तो नहीं कि तुर्की से पहले मिस्र भिड़ जाए? देखिए, तुर्की की आपने बात की, तुर्की का आपने जिक्र किया, हम लोग जिक्र तुर्की का कर सके हैं, लेकिन मिस्र और तुर्की को मिलाना, यानी इजिप्ट और तुर्की को एक जैसा कहना, दोनों में फर्क होगा। क्योंकि तुर्की और इजिप्ट की जो भौगोलिक स्थिति है इसराइल को लेकर, उसमें भी फर्क है। और यह अलग बात है कि अब्देल फतह अल सीसी, जो कि इजिप्ट के राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनकी महत्वाकांक्षाएं और रजब तैयब एर्दोगान, तुर्की के प्रेसिडेंट की महत्वाकांक्षाएं एक जैसी हो। लेकिन भौगोलिक स्थिति की मैं बात करूं तो इजिप्ट एक ऐसा मुल्क है, जो एक वाहिद अकेला ऐसा मुल्क है जो गजा के साथ अपनी सीमाएं शेयर करता है। गजा की सीमा या तो इसराइल से मिलती है या फिर मिस्र से मिलती है। ये वही मिस्र है जब 2 साल से जब ये जंग चल रही है, इसराइल आक्रामक है गजा पर, तो जब गजा के लोग इसराइल से परेशान होकर, इसराइल के जुल्म जब्र से परेशान होकर मिस्र आना भी चाहे तो मिस्र ने अपनी रफा बॉर्डर उनके लिए बंद कर दिया। लेकिन जब 12 दिनों की जंग हुई ईरान के साथ में, किसकी? इसराइल की, उस दौरान सुनने में आया, देखने में आया, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने भी बताया कि बहुत सारे इस्राएली नागरिक परेशान होकर जब इस ईरान ने हमले करना शुरू किया यहां वहां, तो इसराइलियों को आदत नहीं है इतने हमले झेलने की, उन्होंने तो सोचा भी नहीं था कि कभी उन पर भी हमला हो सकता है। तो वो भागे, तो कहां भागे? मिस्र की तरफ भागे। तो फटाफट फ्लाइट्स जो है मिस्र की तरफ उड़ी, मिस्र ने उनकी अगवानी की और मिस्र ने उनके लिए सारे रास्ते खोल दिए। तो मिस्र, ये फर्क है, मैं आपको फर्क बता रहा हूं। मिस्र की सोच में ये फर्क है गजा के लिए और इसराइल के। लेकिन बावजूद इसके मिस्र ने अपनी कुछ रेड लाइंस तय कर रखी हैं। ठीक है, अगर उसके बाहर हो जाएगा तो फिर उसके यहां भी हो सकता है क्रांति आ जाए, इनकलाब आ जाए। यही वजह है कि मिस्र ने, और इसमें मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं, मिस्र के जो प्रेसिडेंट है अब्देल फतह अल सीसी, उनका रोल बहुत अहम हो जाता है। वो शख्स, वो व्यक्ति पिछले 2 साल से जबरदस्त अमेरिकी और इस्राएली प्रेशर झेल रहे हैं, लेकिन बाजिद हैं, डटे हुए हैं। इस मामले में उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। कैसे? मैं आपको बताऊं। जब हमास ने इसराइल पर हमला किया और उसके बाद इसराइल आक्रामक हुआ, गजा में जबरदस्त तरीके से इसराइल ने बमबारी की, उसके बाद एक प्लान आता है। ये बाइडेन के समय भी आया और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप के समय तो ये खुलकर आ गया कि भाई गजा के लोगों को ट्रांसफर किया जाए, शिफ्ट किया जाए और उस जगह को ही खाली कराया जाए। तो कहां भेजा जाए? जिसकी बॉर्डर ही तो गजा से मिलती है, मतलब मिस्र या इजिप्ट। तो वो लोग आराम से मिस्र आ सकते हैं, मिस्र उनके लिए अगर दरवाजे खोल दे। लेकिन यहां अब्देल फतह अल सीसी बजिद रहे, उन्होंने अमेरिका का प्रेशर झेला।
और कहा कि वो गजा के लोगों को शिफ्ट नहीं कराएंगे। अमेरिका ने बहुत दबाव डाला, इसराइल ने बहुत दबाव डलवाया, लेकिन अब्देल फतह अल सीसी नहीं हिले और आज तक नहीं हिले हुए हैं कि वो गजा के लोगों को मिस्र नहीं शिफ्ट कराएंगे। उसकी वजह, जिस दिन गजा के 20 से 25 लाख लोग मिस्र में आ गए, उस दिन गजा पर दावा ही खत्म हो जाएगा। गजा खत्म, फिलिस्तीन खत्म। बिल्कुल, यही वजह है कि इस मामले में सीना तान कर खड़े हुए हैं अब्देल फतह अल सीसी और सारे तीर अपने ऊपर ले रहे हैं। लेकिन उन्होंने गजा के लोगों को के साथ इस मामले में धोखा नहीं किया। लेकिन चाहते तो वो इस प्लान पे शरीक हो सकते थे, अमेरिका और इसराइल के, जो वो चाहते हैं, खुलकर चाहते हैं, कोई छुपा प्लान नहीं है। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप ने आते ही कहा था कि गजा खाली करना है, हम गजा को कंट्रोल में लेंगे, इसराइल खाली करेगा और सारे लोगों को कहां भेजो, मिस्र भेजो और जॉर्डन भेजो। लेकिन मिस्र सबसे आसान है क्योंकि मिस्र की बिल्कुल सीधे बॉर्डर मिलती है। ऐसे में अब्देल फतह अल सीसी का रोल बहुत अहम हो जाता है। तो इसीलिए उनके लिए एक कहीं ना कहीं जगह बनती है, खास तौर से उन लोगों के दिलों में जो कि गजा के लिए या फिलिस्तीन के लिए कुछ अच्छा चाहते हैं। और ये खुद सीसी क्यों कर रहे हैं, अल सीसी ये बात क्यों कर रहे हैं, ये इस जिद पर वो क्यों अड़े रहे, उसकी भी एक वजह है। जिस दिन वो ऐसा कर लेंगे कि गजा को खाली करके अपने यहाँ गजा के लोगों को ले आए, गजा का दावा खत्म करे, उस दिन से जो रेजिस्टेंस है, जो मुकावमत है, जो ईरान समर्थक जो मुकावमत है, जो कि फिलिस्तीन और गजा के लिए लड़ने का दावा करती, वो मिस्र को कहीं का छोड़ेगी नहीं। वो हमले शुरू कर देगी। यमन से अंसारुल्लाह के हमले मिस्र में होने लगे, हिजबुल्लाह टूट पड़ेगा मिस्र के ऊपर, हमास टूट पड़ेगा। यही वजह है कि अल सीसी ने भी अपने इस रोल को बखूबी निभाया है। लेकिन आपने जो बात कही थी कि अल सीसी की भूमिका और भी है, अगर आप नेटो के हवाले से सवाल कर रहे थे कि एक मुस्लिम, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से जब दोहा में बैठक होती है और उसके बाद एक मसला निकल कर आता है ये कि मुस्लिम नेटो की स्थापना की जाए, इसके लिए भरपूर पाकिस्तान की तरफ से भी समर्थन मिला था। लेकिन सवाल ये अहम हो जाता है कि उसके बाद कुछ देश, जैसे मैं पर्टिकुलरली बात करूं सऊदी अरब की, तो ऐसा तो नहीं होने लगा कि मिस्र कहीं ना कहीं, काहिरा जो है ये समर्थन जता रहा था कि इसकी जो पूरी तरीके से प्लानिंग होगी वो हमारे यहाँ पे की जाए और जो हाथ रहेगा यानी मेन जो मुखिया रहेगा वो किसी न किसी तरीके से मिस्र को बनाया जाए। तो ये पूरी प्लानिंग के बारे में एक तो हम समझना चाहेंगे, और फिर क्या ये आगे आने वाले समय में मिस्र की मौजूदगी में ऐसा कुछ आपको नजर आता है? बिल्कुल, देखिए जो मिस्र है वो है तो एक अफ्रीकन देश, नॉर्थ अफ्रीका का, लेकिन वो अरबी बोलने वालों का देश है। मोरक्को से लेकर के मिस्र, इजिप्ट तक का पूरा इलाका अरबी बोलता है। तो वो कहलाता है, वो पूरा इलाका नॉर्थ अफ्रीका कहलाता है, ठीक है, लेकिन अरबी है, ठीक है। जैसे मिडिल ईस्ट का ही एक तरह से हम हिस्सा उनको मान सकते हैं क्योंकि वो सब अरबी बोलते हैं, ठीक है। तो मिस्र की वहां मजबूत भूमिका है उस पूरे खित्ते में, उस पूरे इलाके में, एक बात। दूसरी बात, मिस्र के प्रेसिडेंट अब्देल फतह अल सीसी खुद एक फौजी बैकग्राउंड से हैं, ठीक है। वो पहले मिस्र के जनरल हुआ करते थे, मिस्र की सेना के प्रमुख हुआ करते थे। फिर मोहम्मद मुर्सी जो वहां के राष्ट्रपति थे 2014 में, कहा जाता है कि उन्होंने उनका तख्ता पलटा। हालांकि वो कहते हैं कि हमने पावर अपने हाथ में लिया था, फिर वो हमने इलेक्शन कराया और हम फिर राष्ट्रपति चुने गए और पिछले 3 बार से वो मिस्र के राष्ट्रपति चुने जा रहे हैं 97% वोटों से। मतलब आसपास भी कोई नहीं है, बताइए। हाँ, मतलब उनके आसपास भी कोई नहीं है। हालांकि एक बार प्रेसिडेंट ट्रंप ने मजाक में कहा था कि मेरा मनपसंद तानाशाह कहाँ है, आया नहीं अभी तक। तो ये बात हालांकि उस रिकॉर्ड से हटा ली गई थी जब किसी की अगवानी करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन मजाक में उन्होंने कहा था, पिछले दौर की बात है, कि मेरा मनपसंद तानाशाह। तो वो इसलिए ऐसा कहते हैं क्योंकि एक चुने हुए राष्ट्रपति के तौर पर ऐसा दिखाया जाता है कि अब्देल फतह अल सीसी बहुत पॉपुलर है मिस्र में। अब आपने जो कहा कि वो नेटो बनाना चाहते हैं, उसकी पीछे की वजह भी जान लीजिए। देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं अल सीसी, या पाकिस्तान ने क्यों सऊदी के साथ में ये करार किया। दरअसल और ये प्लान कोई आपको लगता होगा इसराइल या अमेरिका के खिलाफ बन रहा है, ये ऐसा नहीं है। मैं आपको एक बहुत अहम, हमारे दर्शकों ने अगर पुरानी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे, कुछ सर्च करेंगे तो आप पाएंगे कि 7 अक्टूबर 2023 से पहले जब हमास ने इसराइल पर हमला किया, उससे पहले भी वो प्लान इसलिए वहीं आकर थोड़ा सा रुक गया था क्योंकि चीजें एकदम बदल गई। उसके बाद से हुआ ये था कि अमेरिका ने ही ये आइडिया दिया था कि उनके अमेरिकन समर्थक जो अरब देश हैं वो मिलकर के एक सैन्य गठबंधन बनाए
और उसके पीछे की वजह है कि अमेरिका चाहता है कि ईरान समर्थक जो रेजिस्टेंस है उनसे मुकाबला करने के लिए अरब मुल्कों का भी एक मजबूत संगठन होना चाहिए। हाँ। ठीक है, अब उसमें वो बन तो जाए, लेकिन उसमें भूमिका कौन निभाएगा? कतर, बहरीन, सऊदी, इनकी सेना है कुछ नहीं, सारे अमेरिका पे डिपेंड है। ये तो हाँ। कहने के लिए इनके पास सेना है, लेकिन किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर हम देखें, मिस्र, इजिप्ट हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये है एक्टिव फौजी, है ना, इनके पास मजबूत सेना है, ये कह सकते हैं कि हम सेना है। लेकिन सऊदी, कतर और ये लोग, यूएई नहीं कह सकते कि हम सेना है। इनके पास सेना नाम मात्र, दिखावटी एक तरीके दिखावटी सेना। आपने बिल्कुल सही कहा। तो जब ये लोग ये प्रस्ताव बार बार रखते हैं, बहरहाल ये अमेरिका की मर्जी का ही प्लान था, लेकिन जब 7 अक्टूबर हुआ तो उसके बाद ये प्लान जगह पे रुक गया। तो जब ये बात आती है ना, तो ये देश सबसे ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग तो चाहेंगे कि अगर ऐसा कोई गठबंधन बनता है तो जाहिर सी बात है इनकी भूमिका मजबूत हो जाएगी। तो उस पूरे खेमे में ये ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएंगे। इसीलिए अब्देल फतह अल सीसी बार बार कह रहे हैं कि एक नेटो जैसा संगठन बनाओ। वो गए थे जब दोहा में, तो उन्होंने रखी है बात। तो कतर वगैरह और बहरीन, कतर, ये लोग और ये यूएई, ये लोग हुआ आए थे पहले ही अमेरिका, इनके प्रतिनिधि। तो अमेरिका ने शायद इनको कुछ भरोसा दिलाया था। कुछ मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि हम देख लेंगे, अब आइंदा से आप पे हमला नहीं होगा, इस तरह की चीजें। तो ये लोग जब वहां से वापस आए और उस बैठक में शामिल है, तो इन लोगों ने थोड़ा सा विरोध किया। लेकिन ये अमेरिका का ही प्लान है, क्योंकि ये अगर ऐसा करते हैं, इजिप्ट अगर इस दिशा में आगे बढ़ता है तो इजिप्ट को फायदा है। आपको मैं एक बात बताऊं, इजिप्ट ही सबसे ज्यादा, हमारे दर्शक भी जानते होंगे बहुत से, कि सबसे ज्यादा मिलिट्री सहयोग उस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट में किसी को मिलता है तो वो है इसराइल, अमेरिका के जरिए मदद। बिल्कुल। दूसरे नंबर पर अगर कोई देश है जिससे सबसे ज्यादा मिलिट्री सहयोग मिलता है अमेरिका के जरिए, तो वो है इजिप्ट, वो है मिस्र। समझिए आप। तो जिस मिस्र को सबसे ज्यादा इसराइल के बाद अमेरिकी मिलिट्री सपोर्ट मिलता हो, हथियार मिलते हो, पैसा मिलता हो मिलिट्री के लिए, और जिसने अपने आप को उस दिशा में मजबूत भी कर लिया हो, तो ऐसा तो नहीं कि वो अमेरिका के खिलाफ वो कोई नेटो बनाएगा, वहां पर सैन्य गठबंधन बनाएगा। जाहिर सी बात है उसमें अमेरिका की ही मर्जी होगी। पर किसके खिलाफ बनेगा? तो जिनके खिलाफ बनेगा वो हम सब जानते हैं, वो है ईरान के रेजिस्टेंस। तो अमेरिका तो खुद ही चाहता है, इसराइल तो खुद ही चाहता है कि ईरान के रेजिस्टेंस को वहां मुकाबला करने के लिए एक मजबूत गठबंधन बने। इसीलिए मिस्र इसमें पेश रहता है, इसका नेतृत्व करना चाहता है, एक्टिव रहता है कि हमको मौका मिल जाए। जैसे ही मिस्र को ये मौका मिलता है, अब्देल फतह अल सीसी अपने आप उस पूरे खित्ते में ताकतवर हो जाएंगे। तुर्की का सवाल इसलिए नहीं पैदा होता इस गठबंधन का चीफ, क्योंकि वो ऑटोमेटिक पहले से नेटो का मेंबर है। तो इस तरह का कोई नेटो अगर अरब मुल्कों का बनता है या संगठन बनता है, तो वो, या डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऐसा कुछ वो नाम दे रहे हैं उसको, तो ऑटोमेटिक इसमें अब्देल फतह अल सीसी मजबूत हो जाते हैं और उनकी पोजीशन वहां पर बहुत ताकतवर हो जाती है। उसके बिना पर अमेरिका इसराइल को कह सकता है कि भाई कभी इन पर हमला करने का मत सोचना, क्योंकि ये ताकतवर है। दूसरा ये है कि ये हमारे काम के भी हैं। कैसे? क्योंकि इसराइल की ईरान की मुकावमत से हमारा बचाव करेंगे, या उस खित्ते में हमारे लिए ढाल बनेंगे। आप समझ रहे हैं? तो ये रणनीति है। इसीलिए बार बार अब्देल फतह अल सीसी नेटो जैसे संगठन की बात करते हैं अरब मुल्कों की। और जिस दिन अमेरिका की हरी झंडी हो जाएगी, तो जाहिर सी बात है वो बनेगा, तो उसमें फिर होड़ जो मचेगी उसका चीफ बनने के लिए वो पाकिस्तान और इजिप्ट के बीच में मचेगी। इनमें मुकाबला होगा ज्यादा। अभी सऊदी इसलिए पाकिस्तान के साइड गया कि इजिप्ट को काउंटर कर सके, क्योंकि इजिप्ट अपने तरीके से बढ़ रहा है ना, हर कोई अपना दबदबा चाहता है। तो इजिप्ट और पाकिस्तान में भिड़ंत होगी उसी पूरे खेमे में, उस खेमे में भी तो वर्चस्व की लड़ाई होगी। ये है प्लान। यानी अगर इन बातों का सार समझे तो गजा केवल एक बहाना है, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। उसी की बदौलत ये लोग अपना वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कि किसी तरीके से हमारे हाथ कोई एक ऐसी चीज लग जाए जिसके बाद कहीं ना कहीं उस पूरे क्षेत्र में अपना दबदबा बना सकें। सवाल ये हो जाता है फिर कि आखिरकार जिस तरीके से मिस्र एग्रेशन दिखा रहा है, एग्रेसिव हो रहे हैं वहां के राष्ट्रपति खुद भी,
उस हिसाब से फिर ये क्या एक तरीके का उनकी उनकी कैसी सोच है कि मिसाइलें भी तैनात करो, और क्या जब वो इसराइल के लिए पीछे से मदद भी करना चाहते हैं, हमने देखा किस तरीके से डील वगैरह सब चलती रही, बाकायदा रफा बॉर्डर का भी आपने जिक्र किया किस तरीके से जब गजा को जरूरत थी तब बंद कर दिया गया, लेकिन जब इसराइल को जरूरत पड़ी तो उसे चालू कर दिया गया। तो ये सब कुछ देखते हुए दर्शकों के मन में भी यही सवाल होगा कि आखिरकार ये पीछे से कुछ ऐसा है और सामने से ऐसा दिखाया जा रहा है कि मानो उन मुसलमानों की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। तो आखिर ये पूरा मसला क्या है? उसकी वजह है दिव्यांशु पब्लिक। देखिए अब्देल फतह अल सीसी जैसे कि हमने बात की 2014 में सैन्य वो ताकत थे, पहले जनरल थे फौज के, और उसके बाद वो मिस्र के राष्ट्रपति बने, तब से वो सत्ता में है और उनको ऐसा वो दिखाते हैं कि उनको भरपूर सपोर्ट और होगी भी उनकी लोकप्रियता। लेकिन अगर ये तमाम जो शासक हैं, ये तमाम जो लीडर्स हैं, ये अगर हर जगह अरब के पूरे मिडिल ईस्ट में आवाम का जो मूड है वो गजा के साथ है, आवाम का मूड फिलिस्तीन के साथ है, तो ये लोग इससे बाहर नहीं जा सकते। ये जो कुछ भी करेंगे उसी क्राइटेरिया के अंदर करेंगे। इसीलिए ये अपनी आवाम को दिखाने के लिए, अपनी जनता को दिखाने के लिए इस तरह के एक्शन लेते हैं कि हम इसराइल के खिलाफ हैं, उस पर आक्रामक हैं। साथ में ये अमेरिका को भी बताना चाहते हैं कि देखिए हम आपके किस तरह से काम के हैं, हम ताकतवर यहाँ पर बन रहे हैं तो हम आपके काम आ सकते हैं। तो दो तरह की इनकी सियासत रहती है। अपनी इनकी आवाम भी संतुष्ट हो जाती है कि देखिए हमारा लीडर जो है गजा के लिए खड़ा हुआ है, डटा हुआ है। लेकिन हाँ, हम बार बार ये कहेंगे, शुरू में भी हमने कहा कि उनकी एक रेड लाइन है, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं, उस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करते। और उनकी रेड लाइन में इस मामले में अल सीसी की तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने गजा को विस्थापित होने से बचा लिया और उसके लिए भारी प्रेशर झेलकर भी वो व्यक्ति, वो शख्स आज भी खड़ा हुआ है। तो उनकी इस बात की तो तारीफ होनी चाहिए। हाँ, प्रेशर जो भी कुछ पीछे से रहा हो, क्या स्थिति रही होगी वो प्रेसिडेंट वही जान सकते हैं, अल-सीसी जान सकते हैं। लेकिन फिर भी सवाल यही है कि आवाम को आखिर कितने दिनों तक, कितने सालों तक आप उनको इस तरीके से इस तरीके का चूरन दे सकते हैं। एक तरीके से हम कह लें कि नहीं, हम कुछ कर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी 2 साल बीतने वाला है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनको अब ये लग रहा हो कि अगर गजा से खाली होगा इसराइल तो फिर टारगेट ये लोग भी हो सकते हैं, उससे पहले ये खुद सहम गए हो, या फिर इन लोगों ने अपने आप को इस तरीके से इसराइल के खिलाफ दिखाने की कोशिश की हो कि हमारे तक मत पहुंचना। बिल्कुल, ये इनकी सोच है और सभी इस दिशा में अपनी तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि इसराइल से तो सभी को, देखिए इसराइल का तो ये है ना कि कोई भरोसा नहीं है कि कब किस पर हमला है ना, वो तो एकदम खुले हाथ चलता है। और यही वजह है कि सभी कतर के हमले के बाद से सभी अपने अपने गुट, अपना अपना डिफेंस, अपनी अपनी व्यवस्था तलाश कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एक्सपर्ट हमसे बात करते हैं, हम उनसे लगातार चर्चा करते हैं, जितना भी हम लोग विश्लेषण करते हैं वो अपनी तुपनी बहस नहीं होती है, बातचीत नहीं होती। हमारी पूरी कोशिश होती है कि जानकारों से बात करके एक निचोड़ अपने दर्शकों तक पेश करें जो कि सटीक हो, जो कि काफी हद तक जो असलियत है, जो रियलिटी है उसके करीब हो। तो जाहिर सी बात है इसराइल को सबसे खतरा है और उस पूरे रीजन के देशों को खतरा है, और मिस्र को तो सबसे, इजिप्ट को तो सबसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि वो तो उसका बिल्कुल बॉर्डर शेयर करता है। ऐसे में मिस्र भी अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश में होगा। कुछ चाइनीज उनके करार थे जिसके चलते उन्होंने कुछ मिसाइल वहां पर तैनात की, अपने डिफेंस सिस्टम तैनात किए, क्योंकि इस वक्त अभी सभी सहमे हुए हैं और सबको ये लग रहा है कि कल हमारा नंबर ना आ जाए। और अमेरिका की ही परमिशन रहती है, लेकिन बाद में अमेरिका, जैसा कि दिखता है हर बार अभी ये हो रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स भी जो बता रहे हैं और हम लोग देखते हैं कि अमेरिका बाद में मुकर जाता है कि हमें तो पता ही नहीं था, या कई बार वो खुद कहते हैं कि हमने तो बताया था, फिर इधर चलता है कि नहीं बताया था। इसमें मामला निकल जाता है, इसमें वक्त खिंच जाता है। तो ये सब देश अब समझने लगे हैं कि कहीं इस चाल में हमारा नुकसान ना हो जाए, क्योंकि इन्हें अपनी आवाम को भी तो जवाब देना पड़ता है। अगर हमला हुआ है तो आवाम का कैसे सामना करेंगे? तो आवाम ये पूछेगी ना कि आप साथ दे रहे थे जिनका, वही आप पे हमला कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? तो इसीलिए इन लोगों को हर तरह से अपनी आवाम को के प्रति जवाबदेही बनी रहे, इसलिए इस तरह की तमाम ये डिप्लोमेसी और तमाम रक्षात्मक नीतियां इस वक्त ये लोग अपने डिपेंडेंसी खत्म होगी अमेरिका से। देखिए, डिपेंडेंसी इतनी जल्दी तो अमेरिका से खत्म नहीं हो सकती। एक बहुत प्रैक्टिकल मैं आपको बात बताऊं, ये बहुत बहुत लंबा एक प्रोसेस है, इतनी जल्दी खत्म नहीं हो सकती। ये हम लोग जो जिक्र करें, हमारे दर्शक भी इस बात को समझेंगे कि ये उसी खेमे के अंदर अपनी अपनी ताकत
घटाने बढ़ाने को अमेरिका को दिखाने के लिए कोशिश करते रहे कि मैं देखिए ताकतवर आप मुझे जो है इसका लीडर बनाइए या मेरे से डील कीजिए, ये वो लोग कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका पर इनकी डिपेंडेंसी उस खत्ते की इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी। वो तब खत्म हो सकती है कि बहुत बड़ा इनकलाब आ जाए, है ना, कोई पब्लिक का एक बहुत बड़ा सैलाब आ जाए, या फिर अमेरिका उस पूरे रीजन में वीक पड़ जाए, उस खत्ते में वीक पड़ जाए, दूसरी ताकतें हावी हो जाए, तब ये मुमकिन है कि ऐसा हो। वरना इतनी आसानी से, क्योंकि इन लोगों ने अपने को अमेरिका पर इतना डिपेंड कर लिया है, इतने करार, इतने समझौते, इतनी चीजें हैं, अपनी जगह उन्होंने दे रखी है, अपनी जमीनें दे रखी हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो दबी हैं, जो छुपी हैं, कुछ जग जाहिर हैं कि वो नहीं अभी हो सकता। लेकिन हाँ, अमेरिका से आंखों में आंखें डालकर बात करने लायक वो बन जाए, इसकी वो कोशिश करते हैं। लेकिन उसी खेमे में, उसी कैंप में रहते हुए, कैंप चेंज इतनी जल्दी नहीं हो सकता है कोई वक्त आए जब अवाम का इतना प्रेशर हो, इतना दबाव हो कि ऐसा करना पड़े, लेकिन वो अभी दिल्ली दूर है। एक सवाल मेरा थोड़ा लंबा हो सकता है, ये बाकी लोग भी सोचते होंगे जो देखते हैं अक्सर करके, वो कमेंट में पूछते भी हैं कि वो अमेरिका जो इसराइल का सबसे सच्चा मित्र कह सकते हैं हम उसे, कि जब भी इसराइल पर कोई हानि पहुंचने वाली चीज होगी या फिर कुछ भी संकट आने वाला होगा, पहले अमेरिका पहुंच जाता है। इसके बाद वो अमेरिका जिसकी अरब देशों में इतने सारे सैन्यवेश हैं, बाकी के कंट्रीज को वो सपोर्ट भी करता है, चाहे वो पैसे से हो, जैसा हमने अभी बात की, चाहे वो कोई डील हो या फिर सैन्य सहायता हो, वो सब कुछ देता है। और बाकी के लोग सोचते हैं कि चलो तुर्की ये बोल रहा है, मिस्र वो बोल रहा है, यानी इसराइल के खिलाफ ऐसे बोला, गाजा के खिलाफ ये बोला, अब लड़ाई हो सकती है। तो ये हम समझ सकते हैं कि उस पूरे क्षेत्र में केवल ईरान या फिर यमन का वो हिस्सा जो हूतियों के पास मौजूद है, तो ऐसे दो देश हम समझ सकते हैं बस, जो केवल उस अडिगता के साथ खड़ा है, गाजा के साथ। दो देश तो हम इसलिए ये कहते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्टिव दिखते हैं खबरों में, लेकिन उस पूरे अरब खत्ते को, उस पूरे मिडिल ईस्ट को ईरान के 40 से ज्यादा संगठन घेरे हुए हैं। ईरान ने 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद जो अपनी फॉरेन पॉलिसी को आगे बढ़ाया उस पूरे रीजन में, उसका सबसे बड़ा आधार यही था, उसकी सबसे बड़ी कामयाबी यही है जो आज नजर आती है कि उसने पूरा घेर लिया है अरब देशों को। जी, तो सारा जो कुछ भी ये जो नीतियां बन रही हैं इस वक्त, आप जो उथल पुथल देखते हैं, वो उस रेजिस्टेंस का मुकाबला करने के लिए, क्योंकि न सिर्फ उसने इसराइल को घेरा है बल्कि अरब देशों को भी घेर रखा है। तो ये तमाम लोग जो कुछ भी अपनी नीतियां बनाते हैं वो अमेरिकी खेमे के ही इर्द गिर्द बनाते हैं, क्योंकि मुकाबला उन्हें किससे करना है? इसराइल से नहीं करना है, उन्हें मुकाबला करना है ईरान और उसके रेजिस्टेंस से। तो यमन के हूती हो, अंसारुल्लाह या हिजबुल्लाह, जो ये पॉपुलर, इसके अलावा पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्स है, हजदुश्शाबी जिसे कहते हैं, अल-अश्तर ब्रिगेड, ऐसे बहुत सारे संगठन हैं, कताइब हिजबुल्लाह है, ऐसे बहुत सारे संगठन है, कुछ इराक में है, और इतना ही इन देशों में भी है, इन अरब देशों में भी है। जी, इन अरब देशों में भी है, बहरीन में है और इराक में है, और भी जो सीरिया में है, अभी भी है, जबकि सीरिया में तो तख्ता पलट गया। सीरिया में तो ईरान के इन्फ्लुएंस को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन बावजूद इसके हैं तो वो सारे संगठन कभी भी एक्टिव हो जाते हैं, या वो लगातार इन्हें डिस्टर्ब करते रहते हैं, या यूं कहें कि वो लगातार अपनी भूमिका निभाते रहते हैं, जो अमेरिका और इसराइल की नजर में आतंकवादी हैं। ये अरब मुल्क भी कुछ को आतंकवादी कहते हैं और कुछ को नहीं कहते हैं, लेकिन वो उन सब से उनको मुकावमत कहते हैं, उनको रेजिस्टेंस कहते हैं, जो कि फिलिस्तीन के लिए बना है, अक्सा को आजाद करने की। ये ईरान की फॉरेन पॉलिसी है, क्लियर कट, एकदम जग जाहिर फॉरेन पॉलिसी है। ये जो ईरान के इमाम खुमैनी थे, जो उनके इनकलाब के पहले लीडर थे, ये उनकी बाकायदा वसीहत है कि मैं अक्सा को आजाद करा कर रहूंगा। तो उसके लिए ईरान ने पिछले 45-47 सालों में ये पूरा घेरा बनाया है। तो ये रेजिस्टेंस इतना मजबूत है वहां पर कि जितनी भी अमेरिका, इसराइल और अरब देशों को अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ती है, वो इसके खिलाफ बनानी पड़ती है, इसको काउंटर करने के लिए बनानी पड़ती है।
जी। हाँ। तो इसीलिए ये वहां बहुत मजबूत है और ये सारे लोग उसी से मुकाबला कर रहे हैं। आप दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखें, जब आप बहुत डीप जाएंगे तो ये सब उसी से मुकाबला कर रहे हैं। ये इसराइल से मुकाबला नहीं कर रहे हैं, ये रेजिस्टेंस और अरब मुल्कों के बीच की जंग है। जी। ये आखिरी सवाल रहेगा, थोड़ा मिस्र से हट के भी, क्योंकि अब इतना अगर दर्शकों ने सुना है तो उन्हें उनके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ईरान से आखिरकार ऐसी क्या दिक्कत है इन्हें? क्या वही टॉपिक है जो बार बार छिड़ जाता है, शिया सुन्नी वाली टॉपिक, कि बाकी के कंट्रीज को ये लगता है कि कहीं इनका वर्चस्व ज्यादा ना हो जाए? और दूसरी तरफ क्या ऐसा तो नहीं कि वो तेल वाला मैटर करता है, कच्चे तेल का, कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग आगे निकल जाएं या फिर ईरान ना आगे निकल जाए? कुछ ऐसा है सीन? जाहिर सी बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इशारा आपका सही है। ये सारी वर्चस्व की लड़ाई है, गलबे की लड़ाई है, साथ में इसमें फिरका वाराना जो एक बरसों पुराना एक खलफिशार है वो भी जुड़ा हुआ है। हमारे बहुत से दर्शक इस बात से इनकार करते हैं, मैं कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, आप भी पढ़ते होंगे कि ऐसा नहीं है, कहते हैं हम सब एक उम्मा है और ये अच्छी बात है, एक छाते के नीचे होना अच्छी बात है। लेकिन मिडिल ईस्ट की जो रियलिटी है वो तो है ना, आज की डेट में ये दो धड़े हैं, शिया और सुन्नी पावर गेम मिडिल ईस्ट में तो इस वक्त जारी है। हमने सीरिया में देखा, सीरिया में क्यों बदलाव हुआ, उसी वजह से हुआ है ना। तुर्की ने क्यों अबू मोहम्मद जौलानी को और एचटीएस को बिठाया, वो एचटीएस जो कभी अलकायदा और ये दाइश जो ये आईएसआईएस का हिस्सा हुआ करता था, उसको अमेरिका, इसराइल और तुर्की ने क्यों बिठाया? या लगातार जो है ईरान को बहुत सारे प्लेटफॉर्म पर क्यों एंट्री नहीं दी जाती है ना? तो उसकी वजह यही है कि देखिए, और ईरान भी अपने उसी एजेंडे के साथ बढ़ रहा है, उसको भी अपना शिया पावर बढ़ाना है। उसके लिए वो अपने जो संगठन है उसने इस काम में बहुत मेहनत की है, पिछले 47 सालों से मेहनत की है, उसने अपने संगठनों से पूरा घेर लिया है। अब ये लोग जो है उसका मुकाबला करते हैं, और तेल के लिए भी, और वाकई उस रीजन में जो ताकतवर होगा तेल का कंट्रोल उसके हाथ में होगा। आज सऊदी और उनके जो ग्रुप है जो अमेरिका के हिमायती माने जाते हैं, तेल का कंट्रोल उनके हाथ में है। कल को अगर ईरान जो पूरी ताकत दिखा रहा है और अमेरिका से भिड़ा हुआ है, अमेरिका के सामने हमें नजर आता है, तो कल को तेल का कंट्रोल और बाकी जो मिनरल्स हैं उनका कंट्रोल उनके हाथ में होगा। तो ये मिनरल्स की लड़ाई भी है, रिसोर्सेस की लड़ाई भी है, साथ ही इसके पीछे फिरका वाराना सोच है। बहुत सारे लोग इत्तेफाक नहीं भी रखेंगे, लेकिन मिडिल ईस्ट में तो ये है, आप डीप अध्ययन कीजिए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, हम कहते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन है तो है। अब आप उसको नकार नहीं सकते, जो है वो है। अगर ऐसा नहीं होता तो सऊदी अरब इसराइल के खिलाफ ही तो पाकिस्तान के साथ जुड़ा ना, तो ईरान के साथ क्यों नहीं जुड़ जाता? ईरान तो सबसे बड़ा दुश्मन है, बिल्कुल, ईरान तो सबसे बड़ा दुश्मन है इसराइल का। तो सऊदी अरब को तो ईरान के साथ समझौता करना चाहिए था, इसराइल के खिलाफ करना चाहिए था कि नहीं? जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो 3 बार उलझ चुका है अभी 2 साल के अंदर, जो उससे समझौता नहीं किया सऊदी ने, किससे किया? पाकिस्तान। और ईरान के पास के हथियारों की कमी है या फौज की कमी है, लेकिन किसके साथ समझौता किया? पाकिस्तान के। तो कौन मिला? सुन्नी मुल्क मिले दो। साथ में अब जुड़ने वाले हैं, सुनने में आया है तुर्की साथ में जुड़ने वाले हैं, उसमें कतर है ना, और शायद मिस्र भी आने वाला है। तो ये कौन से मुल्क हुए? ये सुन्नी हुआ। ये ईरान को क्यों नहीं ले लेते साथ में? तो ये है, आप इससे इनकार करें, चाहे आप इसमें पर्दादारी करें, चाहे इसमें आप चादर को इससे लपेट दें, लेकिन जो सच्चाई है वो है, जो दिखती है वो है, जो आकलन हम लोग मिडिल ईस्ट से आ रही रिपोर्ट्स और वहां की मीडिया की रिपोर्ट्स के आधार पर भी करते हैं, वो तो है ना, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन हमारे भारत के और इस हमारे जो दक्षिण एशिया के जो हमारे दर्शक हैं, वो बहुत से लोग इससे इत्तेफाक नहीं भी रखें, और नहीं अगर रखते हैं तो आप इस पे हमें जरूर दलील दीजिएगा, अपने कमेंट दीजिएगा, और हम भी उन्हें पढ़ेंगे, और आपके कमेंट्स का, हर तरह के कमेंट्स का स्वागत है। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों के उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए जो वो चाहते थे एक्चुअल में। और मेरा ये भी आप सबसे सवाल है कि अगर आपके मन में मेरी तरह कोई सवाल है तो उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा अपने नाम के साथ। हम अगले सुबह जब आएंगे तो इस चर्चा में आपके सवाल जरूर पेश करेंगे, ताकि हम इमरान खान जी से उसके विषय में, ताकि वो जो उनके लोग हैं उनसे भी संपर्क करके वो वरिष्ठ लोग जिन्हें इस बारे में ज्यादा जानकारी है उनसे फैक्ट बेस्ड वो चीजें लेकर आए। मेरा नाम है दिव्यांशु, मिलेंगे कल एक नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को शुक्रिया, नमस्कार। शुक्रिया।